राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज है हमारा डे 18 ऑफ टारगेट PGIMS सीरीज़, जिसमें हम डेली PGIMS रोहतक नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एक कॉमन एंट्रेंस होता है हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए। तीनों कोर्सेज में से आप किसी भी कोर्स को चूज़ कर सकते हो हरियाणा में नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी में। कल एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि अगर हमें इन किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, लाइक नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी, और उसके साथ ही GNM भी लिखा था उन्होंने, तो इनमें हमें काउंसलिंग टाइम पे, चॉइस फिलिंग टाइम पे हम इन सभी कोर्सेज में चॉइस फिल कर सकते हैं क्या एक साथ? तो देखो, GNM इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि GNM का कोई एंट्रेंस नहीं होता, ये सीधा 12th बेस पे होता है सिलेक्शन आपका। जब CET हो जाता है ना, ये हरियाणा में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी वाला एंट्रेंस, तो उसके बाद जब उसका रिजल्ट तो मैं मानती हूँ एक दिन बाद ही आ जाएगा आपका, ये PGIMS वाला। तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, तो अप्रोक्स 1 महीने बाद GNM के फॉर्म निकलते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, 12th बेस पे। इसका कोई अलग से एंट्रेंस नहीं होता, और ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। PGIMS का जो CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें सिर्फ 3 कोर्सेज इंक्लूड है, नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी। पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लाइक रेडियोथेरेपी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा MLT, इसमें लैब टेक्नीशियन बनते हैं, BMLT नाम से। ये बैचलर्स की डिग्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, और इसके अलावा ऑप्टोमेट्री में जा सकते हो आप, परफ्यूशनिस्ट बन सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। और बाकी फिजियोथेरेपी एक अलग से कोर्स है, जिसमें वो मसाज वगैरह, एक्सरसाइज के थ्रू चीज़ें, मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज़ हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उन सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। नर्सिंग का आपको पता है, ठीक है। तो ये रहता है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। GNM इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और एक जब चॉइस फिलिंग होती है तो आप एक टाइम पे जितने चाहो उतने कॉलेजेस और जितने चाहो उतने कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी उससे पहले मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उस चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट क्या रखनी चाहिए, कुछ हर चीज़, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स के अंदर आज हम करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चंस को आपको साथ साथ आंसर करना है, वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले खुद आंसर सोचना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है। हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो सारी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुननी है। जो चीज़ नई लग रही है आपको, ये चीज़ नई है, मेरे को नहीं पता थी पहले, वो चीज़ नोट डाउन कर लेना, और मिस्टेक डायरी ज़रूर बनाना जिसमें आप अपनी हर मिस्टेक लिखो और बाद में उसे रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। इसका बहुत बेनिफिट होता है, जब आपको पता हो आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो वो मिस्टेक नहीं होगी फिर दोबारा आपसे। तो ऐसे कर लेना, और साथ साथ खुद का एनालिसिस भी करना है। आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो थ्योरी बेस्ड रहने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन पेन पेपर के साथ करना हो, इजीली कर लोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है या थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में थ्योरी ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसीलिए मेरा मेन फोकस थ्योरी पे है। न्यूमेरिकल भी मैं करा दूँगी, साथ साथ कराए भी हैं पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज की जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस रहेंगे मेनली थ्योरी बेस्ड है, तो बिना पेन पेपर के कर दोगे, बट कॉपी पेन लेके बैठना है एनालिसिस करने के लिए हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू फॉर नॉर्मल आई इज। नॉर्मल आई के लिए कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हमें रखना चाहिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए, प्रॉपर विजन के लिए? 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 या 30 सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। देखो, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारी आई से मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का
जिस पे हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सके और आई मसल्स पे कोई स्ट्रेन ना पड़े, वो होता है लीस्ट डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नॉर्मल आई से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आई की मसल्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई देना चाहिए। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इससे अगर आप आगे 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे देख रहे हो तो आई की मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी क्लियरली नहीं दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट करंट वॉज डिफाइंड बाय। डिस्प्लेसमेंट करंट को किसने डिफाइन किया था? एम्पियर, फैराडे, मैक्सवेल या गॉस? तो इसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ जो था उसे मॉडिफाई किया था इस लॉ के थ्रू। ठीक है, इसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इवन वैक्यूम कंडीशन में भी कर सकती है, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट इज। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? इसमें f इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, LC सर्किट के लिए। इसमें LC सर्किट में क्या होता है? इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही होते हैं। तो इसमें जो सिस्टम है LC सर्किट में, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, ये सिस्टम ऑसिलेट्स करता है एक पेंडुलम की तरह, जिसमें ये फॉर्मूला इसका मेन, और इसमें L क्या है और C क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। L है इंडक्टेंस और यूनिट क्या है इसकी? हेनरी। हेनरी में है ये वैल्यू। ठीक है, L की। और C की जो वैल्यू होती है, C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस। और ये किस में है? फैराड में। ये भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। मैंने पहले भी कहा आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरी में यही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिवाइस बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से सुना करो। लेंज लॉ पूछा इन्होंने, किस लॉ की कंसिक्वेंस है? चार्ज, मोमेंटम, मास या एनर्जी? तो जो लेंज लॉ है ये क्या बताता है कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, वो कुछ इस तरह होती है कि वो अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को, जिसकी वजह से लेंज करंट डेवलप होता है। ठीक है, करंट डेवलप होता है। तो ये स्टेटमेंट दी थी लेंज ने। तो लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन एनर्जी कौन से में है? डी में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है इनमें से? यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, 238 या 239? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा। यूरेनियम 235 यूज़ होता है। देखो, यूरेनियम 235 बहुत कॉमन है इंडिया में, जो यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ये यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, और ये फिजाइल आइसोटोप है। इट मीन्स ये क्या करता है? चेन रिएक्शन सस्टेन करता है। और ये क्यों प्रेफर किया गया है? क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, और इसके अलावा भी इंडिया में और भी हैं आइसोटोप्स जो यूज़ किए जाते हैं, लाइक और भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स, जैसे कि थोरियम है, ये भी याद रख लेना, थोरियम 232 यूज़ किया जाता है। उसके अलावा प्लूटोनियम 239 यूज़ किया जाता है। तो ये भी कुछ रिएक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अर्नस्ट रदरफोर्ड, फ्रेडरिक मिशर, हेनरी बैकरल या हेनरी कैवेंडिश? देखो, ये तीनों की डिस्कवरी याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने।
प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की अगर पूछी जाए तो ये पूछे जाते हैं साइंटिस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने, वो भी नोट डाउन कर लेना। अब इसने मेनली पूछे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने करी थी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कब की थी, 1917 में, ठीक है। और कौन से एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पे की थी इसने। उसने क्या देखा था कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे जो न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ रहे थे, तो उसे उसने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन, ठीक है। तो यही था एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। फोर्स की स्ट्रेंथ को हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोशन, डायरेक्शन, इंटरेक्शन या मैग्नीट्यूड। तो देखो फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसके साथ एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन हमें बताती है कि ये कहाँ लग रहा है फोर्स, बट जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें बताता है कि कितना फोर्स लगा है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। तो कितना फोर्स लगा है, स्ट्रेंथ फोर्स की क्या कौन बताता है, मैग्नीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अलावा फोर्स का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। ये याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ होता है जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स का देंगे, लाइक किसी अदर यूनिट का देंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो वहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो आपको फोर्स का डायरेक्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा यूनिट भी सबको पता ही होगी, इसकी न्यूटन होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, मैग्नीट्यूड। वेक्टर सारी क्वांटिटीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन किरचॉफ्स करंट लॉ द कंजर्व्ड क्वांटिटी इज। देखो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट KCL और सेकंड KVL। एल आएगा तो KCL और KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ करंट लॉ है ये, इसे और किस नाम से जानते हैं हम, जंक्शन लॉ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है जंक्शन लॉ के नाम से, तो वो KCL है। और KVL का दूसरा नाम क्या होता है, लूप्स लॉ, ठीक है। अब जो के जंक्शन लॉ है ये क्या कहता है कि टोटल एंटर्ड करंट इनपुट के इक्वल, मतलब जितना एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे। ये KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वहीं अगर मैं बात करूं KVL की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इस क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा गया है, करंट लॉ का। तो आगे अगर आपसे कभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन पूछा जाए तो जाएगा एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट करंट लॉ पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज। ये मैंने आपको ना एक बार पिछली बार सारा बताया था, जिसमें मैंने आपको ए मीटर के बारे में बताया था, वोल्ट मीटर के बारे में बताया था और गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था, ठीक है, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो एक तो इन तीनों डिवाइसेस का आपको पता होना चाहिए काम क्या होता है। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, वोल्ट मीटर वोल्टेज या EMF, और गैल्वेनोमीटर करंट के डिटेक्शन के लिए यूज होता है कि किसी डिवाइस में करंट, किसी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं। ये नीडल डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है। अगर वो नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है इट मीन्स उसमें करंट प्रेजेंट है, अदरवाइज करंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो यूं रुक के रह जाती है नीडल, तो ये हमें प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर और ए मीटर का बता दिया मैंने। तो इसमें रेजिस्टेंस पूछिए आइडियल वोल्ट मीटर की। याद रखना अगर आपसे पूछा जाए ए मीटर की रेजिस्टेंस, तो उसकी आइडियल रेजिस्टेंस होती है 0, आइडियल, ठीक है। और वोल्ट मीटर की होती है इनफाइनाइट। ये
मैं बात कर रही हूँ आइडियल की। वहीं अगर आपसे नॉर्मल एमीटर की रेजिस्टेंस बोली जाए तो वो बहुत मिनिमम होती है, लो होती है। वहीं वोल्ट मीटर की हाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना? ऑप्शन सी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। एंगल ऑफ डिप पूछा है मैग्नेटिक पोल पे। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप क्या होता है। इसका एक नाम और होता है, इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब यहाँ पे एंगल अगर आपसे इक्वेटर पे पूछा जाए तो इक्वेटर पे एंगल क्या होगा? 0, एंगल ऑफ डिप। वहीं अगर आपसे पोल्स पे पूछा जा रहा है, पोल्स पे इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। मैग्नेटिक पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगी। ठीक है, यूं। तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इक्वेटर पे पूछ लिया जाए तो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका पाथ कैसा होगा? देखो, जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जो क्या होगा, यह एक सेंट्रीपिटल फोर्स फील करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे। किसकी वजह से? लॉरेंज फोर्स की वजह से। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो कैसा होगा उसका मूवमेंट? पाथ सर्कुलर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो टीवी रिमोट होता है अपना, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है तो ये वर्क करता है, ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, लेज़र टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या इंफ्रारेड वेव। तो ये वर्क करता है इंफ्रारेड वेव पे। ठीक है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ करता है सिग्नल सेंड करने के लिए टीवी में। ठीक है, जैसे हम कोई रिमोट से कुछ भी दबाते हैं बटन, तो वो हमें उससे क्या चैनल चेंज हो जाते हैं, वॉल्यूम हाई या लो हो जाती है। तो इंफ्रारेड रेज इनविजिबल लाइट्स वेव होती हैं। ठीक है, जो बाइनरी कोड को ट्रांसमिट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? ड्रैग, बायोंसी, अपथर्स्ट या कन्वेक्शन। तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो जो फ्लूइड है वो उस पर क्या लगाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, जिसे हम जानते हैं ड्रैग नाम से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, बायोंसी और अपथर्स्ट, ये दोनों ही अपवर्ड फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इन फ्लूइड्स, बट इसने फ्रिक्शनल फोर्स की बात की थी, इसलिए बायोंसी और अपथर्स्ट दोनों ही इसका इनकरेक्ट आंसर होंगे। ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस होते हैं, ना कि फ्रिक्शनल फोर्सेस। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन है ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, इसका फ्रिक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ना फ्लूइड से, ये सिर्फ हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर है वो कैसी रिफ्लेक्शन बनाता है, इमेज कैसी बनती है? लेटरल इन्वर्जन, रियल ये दो बार लिख दिया मैंने, नहीं इसमें वर्टिकल है, इसमें लेटरल है। और एनलार्ज्ड इमेज, देखो साइज सेम होता है तो एनलार्ज्ड तो नहीं आएगा, और वर्चुअल इमेज बनती है। लेटरल या वर्टिकल इन्वर्जन, देखो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लेटरल वर्जन। अब इसका मतलब क्या होता है? लेटरल वर्जन का मतलब होता है जब मिरर में आपको लेफ्ट साइड राइट दिखाई दे और राइट
लेफ़्ट दिखाई दे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ तो मिरर में जो आपकी इमेज दिख रही है उसमें वो लेफ़्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है। और अगर लेफ़्ट उठाओगे तो राइट दिखाई देगा। तो यही होता है लेटरल इन्वर्जन का मतलब। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना लेटरल और वर्टिकल में। लेटरल वर्जन दिखाता है ये, लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट, ठीक है। और बाकी सारे इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना लेंस मिरर्स की, कि इसमें कैसी इमेज बनती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर में सेम साइज़ की बनेगी, इरेक्ट बनती है, और जो भी फीचर्स है सारे पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म ब्लैंक इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब कहोगे आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब वो मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में विथ यूनिफॉर्म। क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज कर सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है, तो वेलोसिटी नहीं जाएगा। तो फिज़िक्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल हमने फिज़िक्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड आई होप हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का आंसर करने की। और उसके साथ ही आप जो जो गलतियाँ आपको लगी कि ये मिस्टेक हो रही है, इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो रही है, वो कॉन्सेप्ट लिख लिया करो, ठीक है। कोशिश करो उसे पढ़ने की, किसी लेक्चर को देख लो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, या फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो और एक चीज़ और, फिज़िक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि दी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। यही चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवा देती है। देखो एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, तुम ये देखते हो कि ये इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और उस इजी के चक्कर में कई बार तो अभी जैसे मैं केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी तो तुम खुद देखना, कई बार हम देखते ही क्वेश्चन कह देते इसका ये आंसर है, और उस चक्कर में हम पूरे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ते और ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ओवर कॉन्फिडेंस में होकर हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। इसीलिए चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन लगे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है, उसके ऑप्शंस भी कंप्लीट पढ़ने हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नॉट या रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऐसी स्टेटमेंट को साथ में, ऐसे वर्ड्स को साथ में ही हाईलाइट कर लेना है ताकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही ना हो, ठीक है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं कर दी, और ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल भी मत आना। बहुत ये इजी क्वेश्चंस आते हुए भी मार्क्स कम आने के एक चांस, ये एक वो रीज़न ये भी होता है कि इजी क्वेश्चन आए हैं, अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर गलत कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इससे तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेंगी कि तुम अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहे हो उससे क्या सीख रहे हो, कि क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक बार बस नज़र से दिखते ही इसका तो ये आंसर होगा, ये गलती बिल्कुल मत करना। OMR शीट भी बहुत ध्यान से फिल करनी होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब हम केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, बायो में भी आगे 10 ही करेंगे। तो साथ साथ एनालिसिस करते रहना, जो भी चीज़ नई लगती है उसे नोट डाउन भी करना है, और गलतियों पे वर्क करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि इतने में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, या यहाँ कमी है। तुम्हें पता होना चाहिए जहाँ कमी है उसको इम्प्रूव भी करना है, कि कल को उसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है फिर भी गलत करके आ रहे हो तो इट मीन्स तुम इम्प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो अपनी गलतियों से सीखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच द रेशो ऑफ चार्ज एंड मास विल बी ग्रेटर। चार्ज बाय मास की रेशो मीन्स E/m रेशो पूछी गई है। विल बी ग्रेटर किसकी ज़्यादा होगी E/m रेशो? ऑप्शंस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। तो इसका ऑर्डर याद रखना, सबसे किस तरह होती है, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा ये यहाँ लिख रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की, देन प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद होता है न्यूट्रॉन,
ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। अब हमसे पूछा है ग्रेटर किसकी है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन में किसकी ज़्यादा है, तो याद रखना ये सीक्वेंस E/m रेशो की। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ठीक है, m कम होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, ये तो सबको याद होगा, 10⁻⁻⁻15 होता है। यूनिट मीन्स यूनिट किस में, मीटर में। और अगर यही क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में गिवन होता है ऑप्शंस, तो करेक्ट किया जाता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो न्यूक्लियस होती है, रेडियस होती है न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होती है, 1 फर्मी, 1 FM के इक्वल लिख सकते हैं हमसे, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना, ऑप्शन सी, 10⁻⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल, हाइड्रोजन आयन या पॉजिट्रॉन, क्या होता है इनमें से, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीटा पार्टिकल होता है, ठीक है। और इस पे चार्ज क्या होता है, बीटा पार्टिकल पे -1, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो उस पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव, सॉरी इधर लिख रही हूँ मैं, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2 पॉजिटिव। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, तो +2 चार्ज होता है। और क्या होता है अल्फा पार्टिकल, ये भी याद रखना, हीलियम 2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे, इस पे कितना चार्ज था, -1, ठीक है। हाइड्रोजन तो आयन है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये कमेंट्स में मेरे को बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वेट जो होता है टोटल, वो हमेशा इंक्रीज करता है, हमेशा डिक्रीज करता है, डज नॉट चेंज या ऑलवेज डिक्रीज और इंक्रीज। तो क्या होता है, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन सी, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब 1 एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, 1.57 × 10⁻⁻24 kg, 1.66 × 10⁻⁻24 kg, 1.99 × 10⁻⁻23 kg या 1.66 × 10⁻⁻27 kg। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही मार्क कर देंगे 1.66 × 10⁻⁻24 kg। बट देखो AMU की वैल्यू इक्वल्स टू होती है 1.66 × 10⁻⁻24, बट ये वैल्यू kg में नहीं होती, ये वैल्यू ग्राम में होती है, ठीक है। और अगर आपको ये kg में कन्वर्ट करनी है तो ये क्या वैल्यू आएगी अपने पास, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, ये देखते ये मार्क नहीं कर देना kg वाला, यहाँ पे kg में गिवन है और ये वैल्यू ग्राम में होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब ये मैं कह रही थी ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते ही कह देंगे इजी क्वेश्चन आया था सही करके, बाद में पता चलता है ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है आपको, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है।
तो इसके लिए ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो तो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम जनरली। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है साइज? डिक्रीज। जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट टू राइट की, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स, और यहाँ पे राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इसमें क्या चीज़ है पीरियोडिक टेबल में जो इंक्रीज नहीं करेगी? अभी मैंने बताया था साइज तो इसका इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई ये इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही है, तो शेल इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लाइक हमारे जो शुरू वाले हैं, हेलिना की रब से फरियाद, जिससे आपने याद किया होगा, तो इनमें क्या होता है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। और वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वैलेंसी सेम रहती है। लाइक हेलोजन्स है, उनकी वैलेंसी -1 है, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे है हेलोजन्स के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें वैलेंसी सेम रहती है, इंक्रीज थोड़ी करती है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी एक होती है, वो इंक्रीज नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना? ऑप्शन सी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज़। मेटालिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सोडियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबसे पहले इन्हें ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, क्लोरीन लास्ट में। तो ये हमारे कुछ इस तरह से एलिमेंट्स गिवन है, और हमें पता है ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो हमें पता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और उसके साथ ही मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये जो हैं सोडियम, ये एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स, ये तो मेटल्स हैं। बाकी उस तरफ अगर हम जाते जाएं क्लोरीन, नोबल गैसेस की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। राइट साइड में नॉन मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है उस तरफ जाते हुए, लेफ़्ट टू राइट। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग सबसे मेटालिक कैरेक्टर पे ही बेस्ड इन्होंने पूछा है, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या जाएगा? सबसे ज़्यादा सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन एंड लास्ट में क्लोरीन, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे कम क्लोरीन, देन
सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सबसे ज़्यादा सोडियम। ठीक है, और ये भी याद रखना जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक की बात कर रही हूँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा है, जैसे क्लोरीन है, वो हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ एल्कली मेटल्स की, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। इसमें बोरोन नॉन मेटल है एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटालॉइड्स हैं। देखो पहले ये सारे ही मेटालॉइड्स में आते थे, बट याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बोरोन एक नॉन मेटल है और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटालॉइड्स हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन डी। अगर इसमें ये ऑप्शन ना हो या नन लिख दें तो हमारा करेक्ट मेटालॉइड्स जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के भी अपने क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप साथ साथ अपना एनालिसिस कर रहे होगे। अब लास्ट में हम बायोलॉजी करेंगे, बायो के भी हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मुझे पता है कमेंट्स में आज बहुत सारे कमेंट्स आने वाले, दी केमिस्ट्री बहुत ईजी थी। देखो हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे इस एग्ज़ाम में, मेनली इसी टाइप के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे कंफ्यूज भी इजी क्वेश्चन में ही होते हैं। इजी क्वेश्चन को वो इतना जल्दी कर देते हैं, बहुत बिना स्टेटमेंट पूरी पढ़े, बिना ऑप्शंस पूरे पढ़े, तो ये गलती मत करके आना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरे ऑप्शंस पढ़ने, बेशक से तुम्हें पूरा आंसर आता हो। ठीक है, और एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर डालेगा, इसीलिए बोल रही हूँ ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम बायो करेंगे। बायो में भी आपको साथ साथ एनालिसिस करना है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद सोचने की कोशिश करनी है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना अब तक, आज हमारा डे 18 है, और अगर आप आज तक भी कंसिस्टेंट हो, इट मीन्स आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो। और मैं यही कहूँगी कि इस सीरियसनेस को एग्ज़ाम डे तक, एग्ज़ाम डे से प्रीवियस डे तक मेंटेन रखना। ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप कर रहे हो ना, तो हो आप इस चीज़ के लिए सीरियस और डिज़र्व करते हो गवर्नमेंट मेडिकल सीट। बस लास्ट डे तक हार मत मानना, गिव अप मत करना। ठीक है, वो है ना, गिव अप करना तो ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे लिए। अब लेनी है तो गवर्नमेंट सीट लेनी है। ठीक है, प्राइवेट से भी बेटर तुम डिज़र्व करते हो, तो अपने जो तुम एफर्ट्स लगा रहे हो उसको लास्ट में आके कमज़ोर मत करना। बस कंसिस्टेंसी अब तक मेंटेन की है तो लास्ट डे तक मेंटेन करना। अपना कॉन्फिडेंस गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सोच के कि फॉर्म निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। फॉर्म ज़रूर निकलेंगे, एग्ज़ाम भी होगा, काउंसलिंग भी होगी, तुम्हें कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सोचने में टाइम वेस्ट मत करना। अपना जो टाइम मिल रहा है क्रूशियल टाइम में, और इस प्रीशियस टाइम को यूज़ कर लेना सही जगह पे। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारी ये चीज़ वीक है, कोई टॉपिक वीक है, कोई चैप्टर वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो उस पर तुम वर्क कर सकते हो। तुम्हें इतना टाइम मिल रहा है, ठीक है, और ये टाइम मिल रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। मे बी तुम्हारे सिलेक्शन की वजह से ही मिल रहा हो, तो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए ही मिल रहा हो तुम्हें, तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लो। अगर कुछ हो रहा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। बस तुम लास्ट डे तक इसी तरह कंसिस्टेंट बने रहना। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूइडम वॉज प्रपोज्ड बाय, ये किसने दी थी स्टेटमेंट? बेजरंग ने। ठीक है, MW बेजरंग। इसके अलावा DJ इवोन्स्की ने क्या किया था, स्टैनले ने और रॉबर्ट हुक, इन तीनों का भी आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। और ये जो स्टेटमेंट है कॉन्टेजम वाइवम फ्लूइडम, इसका क्या मीनिंग है वो भी मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट और दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट। तो देखो वायरस जो होता है, वायरस के अंदर क्या चीज़ होती है, वायरस के अंदर होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और वायरस के बारे में एक ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि वो जब होस्ट बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और होस्ट बॉडी के जब वो सेल के अंदर चला जाता है तब वो लिविंग होता है। अब वायरॉइड से रिगार्डिंग इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो वायरॉइड के पास फ्री आरएनए होता है जिसपे कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी अपनी, ऑप्शन ए, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज। जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखो बेसिलाई होता है रोड शेप्ड बैक्टीरिया। इन सब की ना एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है तो वो सारे डायग्राम देख लेना। कोकाई क्या होता है, राउंड शेप। नेक्स्ट स्पाइरला, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये स्पाइरल शेप्ड होता है। और विब्रियो, विब्रियो होता है कोमा शेप्ड, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में कौन सा पूछा है अपने से, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है, विब्रियो, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स एक एक याद रख लेना। बेसिलाई कैसा था, रोड शेप्ड, यूं दिखता है बेसिलाई। और कोकाई राउंड शेप, स्पाइरला स्पाइरल और विब्रियो कोमा शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन। इनमें से किस में वाटर सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, सेपिया, लोलिगो, एस्टेरिस, साइकोन। तो देखो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये किसका फीचर होता है, एनिमल किंगडम में एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब इसके लिए पता होने चाहिए आपको एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स। इनमें से जो एस्टेरिस है जिसे हम स्टार फिश भी बोलते हैं, स्टार फिश है जिसका कॉमन नेम, तो वो एकाइनोडर्मेटा में आता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज। हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है, फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया, प्रोबोसिस ग्लैंड या ट्रंक। तो देखो फ्लेम सेल जो होता है वो फ्लैट वॉर्म्स के अंदर होता है, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स का फीचर है। नेक्स्ट नेफ्रीडिया की अगर बात करूँ तो ये होता है एनिलीडा के अंदर, ये याद रखना ये जो बताया जा रहा है। और किसका पूछा, हेमिकॉर्डेट्स का, तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफ्लोरेसेंस इज। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे, उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसमें ना जितनी भी डेफिनेशंस है ये अरेंजमेंट वाली वो सारी कर लेना। जैसे कल मैंने बताया था एक वेनेशन होता है, वेनेशन क्या होता है, वेन और वेनलेट्स की अरेंजमेंट लीफ पे, तो वो वेनेशन होता है। उसके अलावा एस्टिवेशन, सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट, इसके अंदर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी ये सारे थे, उनके एग्जाम्पल्स मैंने बोले थे आपको याद करने के, एंड आई होप आपने कर भी लिए होंगे, ठीक है। सबके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। और वेनेशन में भी एग्जाम्पल गिवन है, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ होती है, तो इसके भी एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल जो बोले थे ना वो सारे करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट दैट हैज़ फ्लैशी मीजोकार्प एंड स्टोनी एंडोकार्प, जिसमें मीजोकार्प फ्लैशी होता है और एंडोकार्प स्टोनी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोम, बेरी, पैपो या ड्रूप। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ड्रूप, ठीक है। क्या होता है ड्रूप में, मीजोकार्प जो है फ्लैशी होगा और एंडोकार्प जो आउटर पोर्शन है वो, इनर पोर्शन सॉरी, वो स्टोनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी पूछी है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए इंडिया का जो इंडिया का लैंड एरिया है टोटल वर्ल्ड एरिया का कितना परसेंट है, तो वो होता है 2.4%, ठीक है। ये क्या है, लैंड एरिया इंडिया का।
पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन में वर्ल्ड का इतना परसेंट है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है ग्लोबल, मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया की, तो इन वर्ल्ड का कितना परसेंट है, तो डाइवर्सिटी के केस में परसेंटेज याद रखना 8.1% है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो तरह की है, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये होती है जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है, बनता है बाय प्रोड्यूसर्स, वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाए कंज्यूमर्स के द्वारा, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल लेंगे। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये फर्दर दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये होती है टोटल जो प्रोड्यूस की जाती है, उसमें से अगर जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर मैं रेस्पिरेटरी लॉस, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं और उस एनर्जी में उसको यूज़ भी करते हैं एनर्जी को, तो ये रेस्पिरेटरी लॉस में कुछ एनर्जी यूज़ होती है, तो उसमें से आर माइनस कर दिया। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में यूज़ की, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी टोटल जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास बचती है वो बचती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टोटल आएगा इसमें, तो वो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर इसने रेस्पिरेटरी लॉस का भी जिक्र किया होता तो हम करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो कंज्यूमर्स द्वारा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जा रहा है टोटल, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो एनसीईआरटी में गिवन है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, चारों पता होने चाहिए आपको, और उनके एग्जाम्पल्स भी, हर एक के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। इसने ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट होने वाली, लुप्त होने वाली स्पीसीज का नाम पूछा है। ऑप्शन में गोल्डन टोड, चिगलिड फिश, स्टेलर सी काउ और एबिंगटम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, स्टीलर सी काउ। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी स्पीशीज थी जो एक्सटिंक्ट हुई थी, डोडोज बर्ड, स्टीलर सी काउ, क्वैगो और पैसेंजर पिजन, ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो ये सारे याद रख लेना। बाकी आज हमारे टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, राधे राधे।